नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में चर्चा की थी एपिसोड नंबर 52 के सवालों को लेकर के। आज के इस वीडियो में अगेन हम एपिसोड नंबर 52 के सवाल लेंगे क्योंकि कुछ सवाल रह गए थे, और एपिसोड नंबर 53 के सवाल भी लेंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझसे कर सकते हैं। आपको उसका जवाब जरूर से मिल जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप जो भी सवाल करें वो पर्सनल, आपकी बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो। यदि कोई ऐसे सार्वजनिक सवाल है जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आते हैं तो इस तरह के सवाल का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न ले लेते हैं जल्दी से। आशीष जोशी जी मुझसे कहते हैं कि ग्रहों की प्लेसमेंट के अनुसार यदि मेजॉरिटी ग्रह खराब हो, जैसे 4 या 5 से ज्यादा ग्रह कुंडली में कहीं खराब बैठे हैं, तो बीज मंत्र के अलावा कोई सटीक जाप है जिससे उसको शांत किया जाए? आशीष जी, बीज मंत्र बहुत ही सटीक उपाय है, बहुत सटीक उपाय है, बहुत आसान उपाय है, आसानी से किए जाने वाला उपाय है, कम समय लेने वाला उपाय है। तो बीज मंत्र तो करना ही है, बीज मंत्र तो मेन है पहली बात। उसके अलावा भी यहाँ पर जो है दान होते हैं, उसके अलावा डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपको उपायों की सीरीज में बताई है। आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको उपायों का एक सीरीज मिलेगा। सारे के सारे ग्रहों के उपाय मैंने आपको बताए हैं। बीज मंत्र, उसके दान, डूज एंड डोंट्स, सारी चीजें आपको बता करके रखी है। बहुत आसान है, बिना पैसे वाली चीजें हैं, पैसा नहीं लगने वाला उनमें, और समय भी बहुत ज्यादा खर्च नहीं होने वाला है। तो आप उन चीजों को कीजिए, वही सटीक उपाय है। उसके अलावा दूसरा जो है यदि आप स्तुति करना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर शनिदेव मारक है तो शनिदेव का स्तुति है, शनि चालीसा है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन बीज मंत्र किसी भी ग्रह को शांत करने का सबसे सटीक उपाय है, वो तो करना ही चाहिए। आशीष शर्मा जी मुझसे कहते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ टंग मोल ब्लैक एस्ट्रोलॉजी प्लीज सर। ये मुझसे पूछना चाहते हैं टंग मोल मतलब जुबान पर जो काला तिल होता है उसका ब्लैक एस्ट्रोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए आशीष जी, मैं कोई ब्लैक एस्ट्रोलॉजी करता नहीं हूं, पहली बात। दूसरी बात, ब्लैक एस्ट्रोलॉजी कुछ होता नहीं है। ज्योतिष कभी काला नहीं होता है। काला जो है वो मैजिक होता है या ब्लैक मैजिक होता है ना। तो या फिर तंत्र वगैरह, तांत्रिक विद्याएं जो होती हैं वो उसमें ये सब चीजें आती हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं वैदिक ज्योतिष का फॉलोअर हूँ, और आपको यहाँ पर इन सवाल जवाब सीरीज के माध्यम से वैदिक ज्योतिष की चीजें, ग्रह नक्षत्र, साथ ही साथ राशियां, साथ ही साथ भाव, कुंडली, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताते रहता हूँ। इन सब चीजों के बारे में बताता हूँ। हालांकि आपका प्रश्न जो है वो सार्वजनिक है, इसलिए इस प्रश्न को लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न आपने गलत जगह पूछा है। ये जो है जुबान का तिल या फिर पूरे शरीर का जो विज्ञान है, ये इसका भी एक शास्त्र बना हुआ है जिसे कहते हैं समुद्र शास्त्र या सामुद्रिक शास्त्र। उसमें सारी चीजों का वर्णन है, और कहाँ पर क्या तिल होगा या कहाँ पर क्या चीजें होंगी, शरीर कैसा होगा, शरीर की बनावट कैसी होगी, उंगलियों की बनावट कैसी होगी, नाक की वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं। उसके आधार पर उन्होंने सब कुछ उस समुद्र शास्त्र में उल्लेख किया है। ज्योतिष में ये चीजें उल्लेखित नहीं होती है। यदि कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ये सब चीजें बता भी रहा है तो वो ज्योतिष विद्या से नहीं बता रहा है, वो समुद्र शास्त्र की विद्याओं से आपको ये बता पा रहा है। तो ज्योतिष में पहली बात तो ब्लैक एस्ट्रोलॉजी या काला ज्योतिष कुछ भी नहीं होता है। दूसरी बात कि फिजूल के अंधविश्वास फैलाने का काम मैं करता नहीं हूँ। कई लोगों के जुबान पर काला तिल हो और मैंने यदि नेगेटिव बोल दिया, सब बोलते तो मैंने भी यदि नेगेटिव बोल दिया तो गलत हो जाएगा। तो फिजूल की चीजें भी मैं नहीं कहता हूँ। चूंकि वैदिक ज्योतिष का प्रश्न नहीं है इसलिए इसका सटीक उत्तर मैं आपको यहाँ पर नहीं दे पा रहा। अंजलि रत्नोत्तर जी मुझसे कहती है हेलो गौरव जी। हेलो अंजलि जी, कुंडली मिलान करते समय अगर भकुट में 8 में से 0 गुण मिले, बाकी सबके गुण मिले, तो क्या ये मैरिज करने लायक होगा? भकुट में 0 गुण मिले तो क्या होगा? अच्छा जी, ठीक है। भकुट के अपने अंक होते हैं, नाड़ी के अपने अंक होते हैं, सबके अपने अपने अंक होते हैं। खैर आपको हो सकता है पता हो ना पता हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि भकुट में 0 गुण मिल रहे हैं तो मेरा तो कहना ये बनता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने वीडियोस भी बनाए, कुंडली मिलान पर भी आपको वीडियोस मिलेंगे। उसमें से मैंने 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण कही है। पहला मंगल दोष कुंडली में नहीं होना चाहिए, दूसरा नाड़ी दोष नहीं आना चाहिए, तीसरा भकुट दोष नहीं आना चाहिए, है ना। कहीं कुंडली मिलान में मंगल दोष आ गया, कहीं
नाड़ी दोष आ गया, कहीं भकुट दोष आ गया, तो इंसान को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अभी इससे क्या होता है आगे बढ़ने से, ये सारा मैंने वर्णन उस वीडियो में किया है, आप उस वीडियो को जाकर के देखिए, भकुट दोष की वीडियो को, नाड़ी दोष की वीडियो को, मंगल दोष की वीडियो को, और भी फिर गुण मिलान है, मैत्री मिलान है, योनि मिलान है, ये सब मैंने बताया है उस सीरीज में। वो सीरीज आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी इसी चैनल की, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। लेकिन एक शब्द में यदि मैं आंसर दूं तो नहीं करना चाहिए, नहीं आगे बढ़ना चाहिए यदि भकुट दोष, नाड़ी दोष और मंगल दोष कुंडली मिलान में कहीं ना कहीं शो होता है तो। प्रदीप परमार जी मुझसे कहते हैं, सर अगर तुला लग्न में शुक्र मंगल राहु 12वें भाव में हो तो क्या 2 विवाह के योग बनते हैं? शुक्र 24 डिग्री, मंगल 18 डिग्री और राहु 4 डिग्री है। प्रदीप जी, मैं पहले आपको शायद इस एपिसोड के पहले वाले एपिसोड में मैंने बताया है कि शुक्र मंगल युति जो होती है वो वासना को रिप्रेजेंट करती है, जो फिजूल की जो गलत वासनाएं होती है उसको भी बढ़ाने का ये शुक्र मंगल युति काम करती है। अभी क्या होता है, कई बार चूंकि शुक्र मंगल युति हो जाती है और चूंकि इस तरह से खराब भाव में हो जाती है, हालांकि वैसे तो पंचम भाव को प्रभावित करे या फिर साथ ही साथ लग्न को प्रभावित करे, पंचमेश को या लग्नेश को प्रभावित करे तो ज्यादा इंसान में वासना होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये दूसरी जगहों पर भी बैठती है तो भी व्यक्ति इंसान को वासना से ग्रस्त कर देती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो सकता है। अभी इसके चलते क्या होता है, शादी तो हो चुकी है लेकिन फिर और कहीं दूसरी जगह भी इंसान जो है, लड़का या लड़की दूसरी जगह भी पार्टनर तलाशता रहता है या तराशती रहती है, और उस वजह से फिर क्या है, धीरे धीरे चलते चलते चूंकि मानवीय स्वभाव है तो प्रेम हो जाता है। प्रेम होता है तो फिर द्वितीय विवाह के योग बन जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई पार्टनर नहीं चाहेगा कि उसका जो पार्टनर है वो किसी और से प्रेम रखे या फिर किसी और से ताल्लुकात रखे। तो यदि पता चलता है तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा और डाइवोर्स होगा, फिर दूसरा विवाह फिर होने की संभावना रहेंगी। तो हाँ, हो सकता है दूसरा विवाह, लेकिन मैंने एक बात और स्पष्ट तौर पर यह कही है कि यदि कुंडली मिलान अच्छे से हो जाता है तो दूसरे विवाह के कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। कुंडली मिलान कर लीजिए, भले ही वो इंसान में शुक्र मंगल का युति है, वासनाएं ठीक है जागृत होंगी, लेकिन वो पति पत्नी के ही बीच में रह जाएगी और उसी से संतुष्टि हो जाएगी, बाहर इंसान कहीं जाएगा नहीं। तो यदि कुंडली मिलान होता है, आप केवल इंडिविजुअल कुंडली से ना देखें कि शुक्र मंगल राहु का युति वहां पर है या पंचम स्थान पर या लग्न पर है तो इंसान का डाइवोर्स हो जाएगा, द्वितीय विवाह हो जाएगा। कुंडली मिलान भी करके देख लीजिए। कुंडली मिलान यदि बताता है कि हाँ बहुत अच्छी तरह से कुंडली मिलान हो रहा है तो इंसान का वैवाहिक जीवन जो है वो अच्छा रहेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा, और द्वितीय विवाह के ऑब्वियसली फिर योग नहीं रहेंगे। कुणाल पांडे जी मुझसे कहते हैं, प्रणाम गौरव सर। प्रणाम कुणाल जी। क्या त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ फल देते हैं? अगर ऐसा है तो लग्न के स्वामी 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं तो क्यों खराब फल देते हैं, जबकि लग्न भी त्रिकोण का हिस्सा है? प्लीज टेल मी। कुणाल जी, बार बार और बहुत लंबे समय से, बहुत पिछले लंबे समय से मैं बताते आ रहा हूं कि त्रिकोण के स्वामी हो, चाहे कुंडली के योग कारक ग्रह हो, चाहे लग्नेश हो, कुंडली के 3, 6, 8, 12 भाव में बैठेंगे तो इसने खराब फल ही देना है। मैं बार बार कहते आ रहा हूं ये बात, है ना। तो ऑब्वियसली यदि लग्नेश भी यदि 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठते हैं तो उन्होंने खराब ही फल देने हैं, उन्होंने कभी अच्छे फल नहीं देने हैं। तो जरूरी नहीं है कि त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ फल देते। यदि कोई व्यक्ति ऐसी बात कहते पाया जाता है, यदि आप किसी व्यक्ति को सुनते हैं वो कह रहा है लग्नेश सदा अच्छे फल देंगे, त्रिकोण के स्वामी सदा अच्छे फल देंगे, तो आप ये समझ जाइए कि उस इंसान को ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी खराब, भाई लग्नेश नीच राशि स्थित हो सकता है, लग्नेश 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो सकता है, जब से दशा चलेगी तो इंसान बड़ी प्रॉब्लम में रहेगा, बड़ी समस्या में रहेगा, है ना। त्रिकोण के स्वामी नीच नहीं होना चाहिए, 3, 6, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। भले ही शत्रु राशि में हो अच्छे फल देंगे, लेकिन नीच और 3, 6, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं त्रिकोण के स्वामी तो खराब ही फल इन्होंने देना है। कुणाल जी के बाद प्रदीप सिंह जी मुझसे कहते हैं, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल प्रदीप जी। जिस ग्रह की महादशा चल रही है वह ग्रह जिस नक्षत्र में है तो उस नक्षत्र के स्वामी का भी, या वह ग्रह जिस भाव में है, जिस हाउस में है, क्या उसका भी जातक पर प्रभाव होगा? धन्यवाद। आपका प्रदीप सिंह है, ठीक है। हाँ जी प्रदीप जी, बिल्कुल 100% होता है, नक्षत्रों का भी प्रभाव पड़ता है, और जिस भाव में बैठे ऑब्वियसली उस भाव का तो प्रभाव पड़ता ही है। जैसे कोई ग्रह बैठा है 6th हाउस में, अब 6वां भाव क्या है? 6वां भाव है कर्जे का, खर्चे का, हिडन एनिमीज का, हेल्थ इश्यूज का, तो ऑब्वियसली उसी भाव के फल इंसान को ज्यादा मिलते हैं, और नक्षत्र के स्वामी के फल भी मिलते हैं, लेकिन बहुत कम हद तक मिलते हैं। अंजलि जी मुझसे कहती है, हेलो गौरव जी, होरा कुंडली में सिंह लग्न में सूर्य
सूर्य, गुरु और शनि साथ हैं तो जातक को पैसे का सुख कितना मिलेगा? अंजलि जी, मैंने वीडियो बनाया है होरा कुंडली को लेकर के। सूक्ष्म कुंडलियां जितनी हैं, लगभग सारी तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सी सूक्ष्म कुंडलियों को लेकर के मैंने वीडियो बनाए हैं। उनमें मैंने आपको समझाया है कि होरा कुंडली में किस तरह से बैठेंगे कोई ग्रह तो वो अपने कैसे फल देंगे। आपको बस ये करना है कि आप जाइए, आप सर्च कीजिए होरा कुंडली इसी चैनल पर, और आपको वो वीडियो ज़रूर से मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को इसलिए उन वीडियोस पर भेजता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गहराई से आपको ज्ञान मिले। अदरवाइज यहाँ पर मैं आपको गहराई से ज्ञान देने लगा तो एक ही प्रश्न में 15 मिनट लग जाएंगे। अभी एक प्रश्न में 15 मिनट लगाऊंगा तो यदि 8 प्रश्न में लेता हूँ, 10 प्रश्न लेता हूँ, तो सोचिए कितना मिनट लगेगा या कितना समय लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो प्रश्न है वो चूंकि मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ उसका उत्तर एक अलग से वीडियो के माध्यम से, तो मैं आपको वहां पर भेजने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतने ही सवालों को लिया। इन सवालों के जवाब मैंने आपको सटीकता के साथ देने की कोशिश की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।